Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. So let's start today's lecture with Bismillahir Rahmanir Rahim. So this is our 12th lecture of Evolution and Principles of Systematics. Today is Monday, 11th May 2020. So we were discussing about Darwin theory of natural selection. So Darwin has made different observations and inferences during his great voyage on a ship in which he had gone to different islands. सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट ही हैज़ मेड, जो उसने पहली पहली ऑब्जर्वेशन की थी, उसने ये नोट किया था कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा तादाद में अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये की थी कि हमारे पास ऑफस्प्रिंग, उनकी रिप्रोडक्टिव रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ही नेक्स्ट जनरेशन में आ सकते हैं और हमारा जो ओवरऑल साइज है पॉपुलेशन का वो कांस्टेंट रहता है। ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा एब्रप्ट चेंज या इंक्रीज नहीं आती, ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो है नेचर का वो डिस्टर्ब नहीं होता। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि उसने कहा पॉपुलेशन में इसलिए इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो पाता और पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहता है क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन साइज है जो है वो हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज के मुताबिक रहता है और जब कभी भी हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन साइज और नेचुरल रिसोर्सेज के दरमियान इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, मींस पॉपुलेशन साइज अगर ज़्यादा हो जाए और न हमारे पास रिसोर्सेज कम हो तो हमारे पास फूड और स्पेस या शेल्टर वगैरह की कमी आ जाती है। तो इन तीन ऑब्जर्वेशन पे उसने ये पहला इन्फ्लुएंस किया था कि जब भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो हमारे पास कंपटीशन होगा और वो कंपटीशन एनवायरमेंटल स्ट्रगल की फॉर्म में भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, ये मैंने डिस्कस किया था। फोर्थ ऑब्जर्वेशन उसमें ये थी कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स या सेम पॉपुलेशन या सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान भी वेरिएशंस पाई जाती हैं और कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं हैं कि जो हूबहू एक दूसरे के लाइक हो या बिल्कुल आइडेंटिकल हो, मीन्स उसमें कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर होती है। तो उसने कहा कि हमारे पास वेरिएशंस प्रेजेंट हैं विद इन सेम पॉपुलेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि हमारे पास ये जो वेरिएशंस हैं पेरेंट्स के, ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। लाइक दैट वेरिएशन, उसने कहा दैट वेरिएशंस आर हेरिटेबल, ठीक है। ये जो वेरिएशंस हैं ये हमारे पास पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। उसने ये क्यों कहा, बिकॉज हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है वो हमारे पास पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। देयरफॉर उसने कहा कि ये जो हमारे पास वेरिएशंस हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुए हैं। उसके बाद उसने इन दो पॉइंट्स पे जो उसका दूसरा इन्फ्लुएंस था कि हमारे पास वेरिएशंस जो है, उसने नोट कहा कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होती हैं, एक सक्सेसफुल वेरिएशंस और दूसरी लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस। तो हमारे पास जो सक्सेसफुल वेरिएशंस है वो फिटेस्ट इंडिविजुअल्स में पाई जाती हैं, जबकि लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस हमारे पास लेस सक्सेसफुल या अनफिट ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि अब देखें हमारे पास वेरिएशंस है। अब वेरिएशंस दो किस्म की, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल, ठीक है। अब हर एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी अपनी सक्सेसफुल वेरिएशंस है। लाइक अगर हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो वहाँ पे जो थिन स्किन है वो सक्सेसफुल है, थिक स्किन लेस सक्सेसफुल है। और अगर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो ये उलट हो जाएगा, थिक स्किन वहाँ के लिए सक्सेसफुल वेरिएशन है और थिन स्किन जो है वो लेस सक्सेसफुल है। तो हमारे पास ये जो सक्सेसफुल या वेरिएशंस डिपेंड करते हैं कि ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं कि एक एनवायरनमेंट के लिए कुछ कैरेक्टर सक्सेसफुल होंगे लेकिन दूसरे एनवायरनमेंट में अगर चले जाएं तो वही कैरेक्टर्स अनसक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हर एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल एक ही पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ फिट इंडिविजुअल्स हैं, कुछ वीक इंडिविजुअल्स हैं। अब क्या होगा, सो द फिटेस्ट इंडिविजुअल, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सो द फिटेस्ट इंडिविजुअल has chance to transfer its genes to next generation while unfit individuals either don't get chance of reproduction or it die before reproduction. Thus its unfit genes are eliminated from the population. अब क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फिटेस्ट इंडिविजुअल है और दूसरा वीक इंडिविजुअल है, ठीक है।
अब क्या होगा कि या तो लाइक फॉर एग्जांपल वो कमज़ोर है, वीक है, और बहुत से एनवायरमेंटल कंडीशंस हार्श हो गई, तो वो क्या होगा, या तो रिप्रोडक्शन से पहले ही क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस थी या वीक था, भाग नहीं सका। ठीक है, लाइक अगर हम देख लें कि एक पॉपुलेशन है हिरनों की, ठीक है, उसमें फिटेस्ट हिरन भी हैं और लीस्ट फिट हिरन भी हैं। अब क्या हुआ कि शेर शिकार करने आया, तो जो फिटेस्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो शेर से भाग जाएंगे, वो तेज भाग सकते हैं, लेकिन जो वीक वंस होंगे उनको शेर खा जाएगा। तो अब वो जो वीक वंस हैं वो रिप्रोडक्शन से पहले ही मर गए और उनको रिप्रोडक्शन का चांस नहीं मिला, तो उनकी जो वीक जीन्स है, वो वीक क्यों है, बिकॉज उनमें जीन्स वीक हैं, तो वो वीक जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर सके। या इसके अलावा हमने वो पढ़ी है कि हमारे पास जो ये इंटर स्पेसिफिक हमने स्ट्रगल पढ़ी है, इंट्रा स्पेसिफिक विद इन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, तो हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, स्ट्रगल होती है। तो लाइक अगर एक फीमेल हिरन है और दो मेल हिरन है, एक फिटेस्ट है और एक वीक है, तो जब उसके लिए उनमें कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी, तो हमारे पास कौन जीतेगा, कि जो फिटेस्ट है, वीक वन वाला हार जाएगा, तो उसको रिप्रोडक्शन का चांस नहीं मिलेगा। जबकि हमारे पास जो फिटेस्ट है उसको रिप्रोडक्शन का चांस मिलेगा और वो जो फिटेस्ट जीन्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। जबकि जो वीक इंडिविजुअल के जीन्स होते हैं वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। और ये कौन करता है, ये नेचुरल सिलेक्शन करती है, बिकॉज नेचर ही सिलेक्ट करती है कि कौन सा इंडिविजुअल फिटेस्ट है और कौन सा इंडिविजुअल लीस्ट अनफिट है या वीक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को उसने ही कॉल्ड दिस फिनोमिना नेचुरल सिलेक्शन, इसी फिनोमिना को उसने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। He said that nature always select the fittest individual from each generation of population। फिर उसने ये कहा कि हमारे पास हर जनरेशन में नेचर जो है वो हमेशा फिटेस्ट इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करती है, जबकि अनफिट इंडिविजुअल्स जो हैं वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है। लाइक अगर ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास अनफिट जो है वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और फिटेस्ट जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें सारे फिटेस्ट हैं, लेकिन फिर उन सब फिटेस्ट में से जो उनसे ज़्यादा फिटेस्ट होंगे वो सिलेक्ट होंगे और वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे। इस तरह हर पॉपुलेशन के बाद हमारे पास जो फिटेस्ट इंडिविजुअल्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और हमारे पास जो लीस्ट फिट हैं उनको पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई एक एग्जांपल। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल ठंडे इलाके का जानवर है, ठीक है, और उनको हम ले आए गर्म इलाके में। अब क्या होगा, हार्श एनवायरनमेंट चेंज हुई है, तो उनमें से बहुत से तो मर जाएंगे। ठीक है, तो जो मर गए इसका मतलब है वो अनफिट थे, जो सरवाइव कर रहे हैं वो फिटेस्ट हैं। ठीक है, तो अब उनके बाद क्या होगा कि हमारे पास वो भी अपने जीन्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन में ये जो बच गए हैं, ये क्यों बच गए, बिकॉज इनकी स्किन दूसरों के मुकाबले में थोड़ी पतली थी, इसीलिए बचे हैं। अब वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे, फिर उसमें जो फिटेस्ट होंगे जिनकी और भी ज़्यादा पतली स्किन होगी, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर और नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो हर जनरेशन के बाद हमारे पास फाइनली ऐसे हो जाएगा कि इतनी थिन स्किन वाले हो जाएंगे कि जिस तरह वो पॉपुलेशन हो किसकी हो, गर्म इलाके की इंडिविजुअल्स हो। तो हमारे पास अब बहुत सी जनरेशन के बाद ये जो इंडिविजुअल हैं, ये अपने जो एंसेस्टर थे कि जो सरहद इलाके का बियर था और ये गर्म इलाके का बियर है, इनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, तो हमारे पास एक नई स्पीशी इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस टू वापस से करते हैं। हमारे पास क्या कहा उसने कि हमारे पास ये जो स्ट्रगल होती है ऑर्गेनिजम्स की, फर्स्ट उसका इन्फ्लुएंस ये था कि हमारे पास स्ट्रगल करते हैं, एनवायरनमेंट से स्ट्रगल करते हैं, सेम स्पीशी के मेंबर्स के साथ कंपटीशन होता है, दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ कंपटीशन होता है। तो हमारे पास सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं कि जो बेटर अडाप्टेड हो। लाइक अगर कोई गर्म इलाके में रहने के लिए अडाप्टेड होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो वही सर्वाइव करेगा, और जो अडाप्टेड नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उसने कहा दो किस्म के वेरिएशंस होते हैं, सक्सेसफुल वेरिएशंस और लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस। तो जो सक्सेसफुल वेरिएशंस होते हैं वो हमारे पास फिटेस्ट इंडिविजुअल्स में होते हैं और लेस सक्सेसफुल हमारे पास वीक इंडिविजुअल्स या अनफिट इंडिविजुअल्स में होते हैं। तो हमारे पास जो है, जो वीक इंडिविजुअल्स होते हैं उनको या तो रिप्रोडक्शन का चांस नहीं मिलता या फिर वो रिप्रोडक्शन से पहले ही मर जाते हैं और उनको नेक्स्ट जनरेशन में अपने जीन्स ट्रांसफर करने का मौका नहीं मिलता। और इसी फिनोमिना को हमारे पास डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा, और ही सेड दैट नेचर ऑलवेज सेलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम ईच जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन। और हमारे पास जो नेचर है वो हमें हर जनरेशन में
ठीक है, पॉपुलेशन में से जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है उनको सेलेक्ट करती है, जबकि बाकी इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो थर्ड इन्फ्लुएंस उसने कहा कि हमारे पास द फिनोमिना ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जो हमारे पास फिटेस्ट का सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट का फिनोमिना, इट अकर्स ओवर मैनी जनरेशन, एक जनरेशन का काम नहीं है। एंड फाइनली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, और फाइनली हर जनरेशन के बाद हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है, और आफ्टर मैनी जनरेशन लाइक थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन के बाद हमारे पास एक न्यू स्पीशी की फॉर्मेशन होती है, और इसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। एंड दिस स्पेसिएशन इज द अल्टीमेट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। अल्टीमेट मींस जो लास्ट रिजल्ट होता है। लाइक हमारे पास एवोल्यूशन हो रही है, चेंजेस आ रही हैं ऑर्गेनिज्म के दरमियान, लेकिन फिलहाल वो न्यू स्पीशीज नहीं बने होते, तो एवोल्यूशन हम उसे भी कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक स्पीशीज से दो डिफरेंट स्पीशीज बन जाएं, तो हमारे पास इसको स्पेसिएशन का प्रोसेस कहते हैं। इट इज द फाइनल और अल्टीमेट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। तो ये हमारे पास डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी। एक और थ्योरी डार्विन ने अपनी जो बुक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज में दी थी, वो थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारे पास जो डार्विन था, डार्विन वाज आल्सो अ बिलीवर ऑफ लामार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। हमारे पास लामार्क ने कहा था कि हमारे पास वो कैरेक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर्ड करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो डार्विन जो है वो लामार्क का भी सपोर्टर था, वो इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखता था कि हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होती है। तो हमारे पास लामार्क टू सपोर्ट लामार्क थ्योरी की सपोर्ट में उसने अपनी एक थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस प्रपोज की, अपनी बुक जो उसने लिखी थी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज में। ये थ्योरी क्या कहती है? Each cell of body produces particles that are known as gametes or pangenes. Pangenes enter blood circulation. Blood takes them to sex organs where they are assembled into sex cells. When sex cells fuses, they form zygote. ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस हमारे पास क्या कहती है कि हमारे पास हर सेल जो है बॉडी का, डार्विन के मुताबिक हर सेल बॉडी का स्पेशल किस्म के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। उस पार्टिकल्स को उसने नाम दिया गेम्यूल्स का, और बाद में उन पार्टिकल्स को पैनजीन्स का नाम दिया गया। ठीक है, तो हर सेल जो है बॉडी का वो हमारे पास स्पेशल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, जिनको पैनजीन्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स वो सेल्स जो हैं ब्लड में रिलीज करते हैं। ब्लड इन पैनजीन्स को लेके जाता है सेक्स ऑर्गन्स तक, टेस्टिस और ओवरीज तक। टेस्टिस और ओवरीज में इन पैनजीन्स को असेंबल किया जाता है या पैक किया जाता है इनटू सेक्स सेल्स, जो हमारे पास जर्म सेल्स हैं। लाइक मेल्स में स्पर्म्स के अंदर पैक कर दिए जाते हैं, और फीमेल में ओवम के अंदर पैक कर दिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे पास जब फ्यूजन होती है, फ्यूजन के बाद zygote बनता है। ड्यूरिंग zygote development, when sex cells fuses, they form zygote. So during zygote development, these pangenes forms the same organ from which they were originated. और फिर हमारे पास जब zygote से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो हमारे पास वो पैनजीन्स जिस ऑर्गन से या जिस सेल से वो अराइज हुए थे, वो उसी ऑर्गन को क्या करते हैं, बनाते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई बाइसेप मसल या बाजू के मसल से अराइज हो रहा है, तो वो पैनजीन हमारे पास बाजू का मसल ही बनाएगा। कोई पैनजीन अगर प्रोड्यूस किया है ब्रेन ने, और ब्रेन के थ्रू ब्लड में गया और सेक्स सेल्स में, तो वो पैनजीन ब्रेन को अराइज करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि हमारे पास हर ऑर्गन या हर टिश्यू का हर सेल जो है स्पेशल किस्म के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, जिसको पैनजीन्स कहते हैं। ये पैनजीन्स ब्लड सर्कुलेशन में इंटर होते हैं और सेक्स ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स में इनको असेंबल किया जाता है इनटू सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट की डेवलपमेंट के दौरान हर पैनजीन वही ऑर्गन बनाता है जिस ऑर्गन ने उसको प्रोड्यूस किया होता है। तो फिर उसने कहा कि अब हमारे पास लामार्क ने क्या कहा था कि चेंज इन एनवायरनमेंट होगी। सो डार्विन सेड, सो व्हेन देयर इज चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, तो हमारे पास जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होगा, इट काजेस चेंजेस इन डिफरेंट ऑर्गन्स। तो उस एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, लामार्क क्या कहता है, क्या कहता था कि कुछ ऑर्गन्स को ओवर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ऑर्गन्स को डिस यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो अब एनवायरनमेंट में चेंज आई, तो उस चेंज की वजह से ऑर्गन्स में तब्दीली पैदा होती है। और जब हमारे पास ऑर्गन चेंज हो गए, तो अब वो पुराने पैनजीन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि वो चेंज ऑर्गन चेंज्ड पैनजीन्स प्रोड्यूस करेगा। और वो चेंज्ड पैनजीन्स जाके सेक्स सेल्स में और फिर जाइगोट में आएंगे, और वो चेंज्ड पैनजीन्स जो हैं दे विल प्रोड्यूस चेंज्ड ऑर्गन्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। और वो जो है फिर हमारे पास जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, उसमें ऑलरेडी जो ऑर्गन प्रोड्यूस होगा वो चेंज्ड ऑर्गन होगा, वो पुराना वाला ऑर्गन नहीं होगा। ठीक है,
वापिस इसको दोहरा लेता हूँ कि हमारे पास थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस क्या कहती है। डार्विन के मुताबिक हर सेल बॉडी का स्पेशल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है जिनको हम गेम्यूल्स या पैन जीन्स कहते हैं। ये पैन जीन्स ब्लड सर्कुलेशन में इंटर होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में इंटर होने के बाद ये जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स की तरफ। सेक्स ऑर्गन्स में जाके सेक्स सेल्स या गैमीट्स में या जर्म सेल्स में जाके असेंबल हो जाते हैं और फिर जब हमारे पास सेक्स सेल्स की फ्यूजन होती है उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही होती है हर पैन जीन्स वही ऑर्गन बनाता है जिस ऑर्गन से वो एराइज हुए होते हैं। तो अगर हमारे पास, तो डार्विन कहता है कि जब हमारे पास एनवायरनमेंट में चेंज होती है तो हमारे पास ऑर्गन्स में तब्दीली आती है और ऑर्गन्स में जब तब्दीली आती है तो वो तब्दील या चेंज्ड पैन जीन्स बनाते हैं और वो चेंज्ड पैन जीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान चेंज्ड ऑर्गन बनाते हैं। और इसी तरह हमारे पास वो करेक्टर्स, फॉर एग्जांपल नॉर्मल मसल था पेरेंट्स का, ठीक है, उसने एनवायरनमेंट में चेंज हुई, उन्होंने जो है लेग्स के मसल को ओवर यूज करने स्टार्ट किया। अब जो लेग्स के मसल हैं वो ओवर डिवेलप हो गए तो उन्होंने ओवर डिवेलप मसल्स ने जो ओवर डिवेलप पैन जीन्स बनाए, वो ओवर डिवेलप पैन जीन्स जब जाइगोट में जाएंगे तो वो ओवर डिवेलप्ड मसल्स ही बनाएंगे। तो हमारे पास जाइगोट में ऑलरेडी वेल डिवेलप्ड या ओवर डिवेलप्ड लेग के मसल्स होंगे। तो इस तरह हमारे पास ये एक ऐसा करेक्टर जो पहले नहीं था पेरेंट्स में, उन्होंने एक्वायर्ड किया, वो ट्रांसफर हो गया उनके ऑफस्प्रिंग में। तो इस थ्योरी के जरिए हमारे पास डार्विन ने लामार्क को सपोर्ट किया था। तो आज तक इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज इस तरह पढ़ाना और लाइव पढ़ाने में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज है, तो बहुत आसान, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हुआ करे तो प्लीज़ क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन आप लोगों में से कोई भी नहीं करता, तो कोशिश क्या करें कि जिसकी इसकी समझ ना आए उसका क्वेश्चन क्या करें, बिकॉज इसी में से ही आपको एग्ज़ाम देने हैं और अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोग एग्ज़ाम किस तरह देंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।